जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ऐसे निरंतर चलती रहेगी, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। तो आज की इस खास वीडियो हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 54 है, जो कि हमारे पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश कुल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी है। ओके, अगला प्रश्न बनता है हिमाचल प्रदेश से, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? गठन तो 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, अगर आपसे पूछा है इसकी राजधानी क्या है, राजधानी तो इसकी राजधानी 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो है शिमला और एक है धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला ग्रीष्मकाल में राजधानी शिमला बन जाती है और शीतकाल में राजधानी धर्मशाला बन जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का शीतकाल में राजधानी धर्मशाला बन जाता है और ग्रीष्मकाल में राजधानी शिमला बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिला पहाड़ी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिला पहाड़ी। इसकी कुल कितनी मीटर ऊंचाई है? शिला पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 7025 मीटर। ठीक है, 7025 मीटर। शिला पहाड़ी कन्नौज जिले में स्थित है। ठीक है, कन्नौज जिले में स्थित है, हिमालय के जास्कर श्रेणी में। ठीक है, हिमालय के जास्कर श्रेणी में। ठीक है, शिला पहाड़ी। अगला प्रश्न बनता है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम तेंदुआ। अगला, हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? तो देवदार। ठीक है, देवदार। अगला प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 68। ठीक है, अगला, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में? तो 3। अगला, लोकसभा में कुल कितने सीटें हिमाचल प्रदेश में? तो 4। अगला हमारा है महत्वपूर्ण प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सिक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सिक्खू। अगला हमारा, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से 2001 से 2021 के दौरान किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। ठीक है, 2001 से 2011 तक बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना किस नंबर की जनगणना थी? तो यह 15वीं जनगणना थी। ठीक है, यह भारत की 15वीं जनगणना थी। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। ठीक है, सी चंद्रमौली। अगला प्रश्न बनता है, अगर आपसे पूछा जाए 2011 में
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का भारत का भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा शेरचीप। ठीक है, शेरचीप जिला यह कहाँ पर स्थित है? तो मिजोरम में। ठीक है, यह मिजोरम में स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर जिला वाला कौन सा है? भारत का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? साक्षर जिला कौन सा है? तो अब बताइएगा। अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर जिला यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। ठीक है, अलीराजपुर जिला कहाँ पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि सबसे कम किस राज्य की थी? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य के साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि सबसे कम थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की सबसे अधिक साक्षरता दर्ज की गई थी? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की साक्षरता सबसे अधिक दर्ज की गई थी? सबसे अधिक दर्ज की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। सबसे अधिक साक्षरता किस धर्म का दर्ज किया गया था? तो जैन धर्म का, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अरुंधति राय किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन बी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ऑप्शन सी इन ए फ्री स्टेट, ऑप्शन डी द वाइट टाइगर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, इसी पुस्तक के लिए अरुंधति राय ने बुकर पुरस्कार जीता था। किस वर्ष जीता था? तो 1997 में। ठीक है, 1997 में इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। अगला हमारा कुछ बुकर पुरस्कार जीतने वाले कौन कौन से, जैसे कि अरविंद अडिगा किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार जीते थे? तो द वाइट टाइगर। ठीक है, द वाइट टाइगर पुस्तक के लिए अरविंद अडिगा 2008 में बुकर पुरस्कार जीते थे। अगला हमारा किरण देसाई किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार जीते हैं? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए। ठीक है, किस वर्ष जीता था इन्होंने? तो आपका आंसर हो जाएगा 2006 में। ठीक है, 2006 में इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। किस पुस्तक के लिए? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक। अगला हमारा सलमान रुशदी इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लिए 1981 में बुकर पुरस्कार जीता था। ठीक है, सलमान रुशदी मिडनाइट पुस्तक के लिए 1981 में बुकर पुरस्कार जीता था। अगला हमारा बी.एस. नायपाल इन्होंने
इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए 1971 में बुकर पुरस्कार जीता था। ठीक है, इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए 1991 में BS नायपाल बुकर पुरस्कार जीते थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1960। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1961 में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार। ठीक है, यह दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, अगर आपसे पूछा जाए अर्जुन पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो यह युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। ठीक है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। और कौन कौन से हैं स्थित कर्नाटक में? कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा बन्नेरघट्टा। ठीक है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह भी कर्नाटक में स्थित है। अगला हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? तो बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। अगला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा वसंदा राष्ट्रीय उद्यान। अगला गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अगला सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये दोनों तो हरियाणा में। ये हमारे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि इनकी स्थिति अलग अलग राज्यों में है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से ग्रेट लिविंग चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए यूनेस्को ने अपनी सूची में किस वर्ष शामिल किया इसे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1987 में। ठीक है, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर को यूनेस्को ने अपनी सूची में 1987 में शामिल किया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हितोपदेश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए सोमदेव, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी रविकृत। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नारायण पंडित। ठीक है, हितोपदेश पुस्तक नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, जैसे कि आपसे पूछा जाए एहोल प्रशस्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रवि कीर्ति द्वारा। ठीक है, रवि कीर्ति द्वारा। अगला पुस्तक भगवत गीता। अगला महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेद व्यास द्वारा। ठीक है, वेद व्यास द्वारा। अगला पुस्तक है कथा सरिता सागर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोमदेव द्वारा। ठीक है, सोमदेव द्वारा। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थे जो कि हमारे कुछ विद्वान द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से मल्लिका साराभाई को किस वर्ष पद्म भूषण प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2011,
ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2010। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2010 में। ठीक है, मल्लिका साराभाई को पद्म भूषण प्राप्त 2010 में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसकी पुत्री थी, मल्लिका साराभाई किसकी पुत्री थी, तो यह विक्रम साराभाई की पुत्री थी। ठीक है, विक्रम साराभाई की पुत्री थी। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जनक के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछे भरतनाट्यम से और कौन कौन से संबंधित है प्रमुख व्यक्ति, भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख व्यक्ति जैसे कि टी बाला सरस्वती। अगला है हमारा वैजंती माला। अगला विष्णु राम गोपाल। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण भरतनाट्यम से संबंधित नर्तक थे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी बांसुरी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बांसुरी। ठीक है, टी.आर. महालिंगम बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण नाम जो कि बांसुरी से संबंधित व्यक्ति है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो के भास्करन। अगला पन्ना लाल घोष। अगला हरिप्रसाद चौरसिया। अगला राकेश चौरसिया। अगला राजेंद्र प्रसन्ना। ये हमारे बांसुरी एवं शहनाई वादक दोनों। ठीक है, यह बांसुरी एवं शहनाई वादक दोनों है। ठीक है, शहनाई वादक ये दोनों बजाते हैं। और अगला हमारा रघुनाथ सेठ ये हमारे बांसुरी वादक है। ठीक है, ये एक मात्र है कि राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी और शहनाई दोनों वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय तटरक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 फरवरी, ऑप्शन बी 1 फरवरी, ऑप्शन सी 4 फरवरी, ऑप्शन डी 2 फरवरी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी। ठीक है, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा कुछ फरवरी माह में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, फरवरी, तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अगला 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस। अगला 7 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। अगला 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 फरवरी को तो आप बताइएगा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ठीक है, अगला हमारा 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। और एक माना जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस, यह भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये हमारे कुछ फरवरी माह में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस है। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में जनवरी के, फरवरी का, मार्च का, ऐसे ही हर माह का
आपको दिवस बताया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी ऋषभ देव। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। अगर आपसे यही प्रश्न पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है। ठीक है, ऋषभ देव ये पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। अगला हमारा महावीर स्वामी से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं। ठीक है, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली कहाँ पर है? तो बिहार में। अगला है, अगर आपसे पूछा है इनके पिता का क्या नाम है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम है, तो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, जो कि यह ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। ठीक है, इनके पिता कहाँ के राजा थे? तो ज्ञात्रिक कुल के यह राजा थे। ठीक है, सिद्धार्थ। अगला, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम है? त्रिशला, त्रिशला, त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी शासक, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी ये। अगला है हमारा, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का क्या नाम है? तो यशोधरा, यशोधरा। ठीक है, अगला, इनकी पुत्री का क्या नाम है? महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम है? अन्नोजा, अन्नोजा या प्रिय दर्शनी। ठीक है, प्रिय दर्शनी। अगला प्रश्न कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम है? महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम है? तो वर्धमान, वर्धमान। अगर आपसे पूछा जाए कि यह महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम है? बड़े भाई का क्या नाम है? तो नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन। इन्हीं की अनुमति से वह घर को त्यागे थे। ठीक है, अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर ही 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी गृह त्याग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन बी संजय बेलपुत्र, ऑप्शन सी ऋषि अल्लभ, ऑप्शन डी वसुगुप्त। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋषि गुप्त होगा, सॉरी ऋषि गुप्त होगा, और सॉरी ऋषि अल्लभ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए इस्लाम धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। ठीक है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अगर इसकी शासनकाल पूछा जाए तो 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व। ठीक है, 492 ईसा पूर्व। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम श्रोणिक है। ठीक है, बिंबिसार को श्रोणिक के नाम से जाना जाता था। यह गौतम बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, गौतम बुद्ध के यह समकालीन था। इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था? राजधानी कहाँ पे बनाया था? तो राजगृह में। ठीक है, राजगृह में।
जो कि राजगृह का निर्माण यही करवाया था, ठीक है। राजगृह का निर्माण बिम्बिसार ही करवाया था, बिम्बिसार करवाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजगृह का वास्तुकार कौन था, राजगृह का वास्तुकार कौन था, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका आंसर होगा महागोविंद, ठीक है, महागोविंद। राजगृह के वास्तुकार कौन थे, तो महागोविंद। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए शक्तिमती, ऑप्शन बी हाटक, ऑप्शन सी कुशीनारा, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती, ठीक है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद की राजधानी है, जैसे कि अवंती की राजधानी क्या है, तो उज्जैन या महिष्मती, ठीक है, महिष्मती। अगला महाजनपद कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। अगला अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या है, अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटली, ठीक है, पोतन या पोटली। अगला महाजनपद है मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है, कुशीनारा, ठीक है, कुशीनारा या कुशीनगर। अगला चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है, शक्तिमती। अगला पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या है, पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य। अगला हमारा है कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या है, कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या है, तो हाटक या राजपुर, ठीक है, कोई भी नाम आ सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी भोगवा नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रावी नदी, ठीक है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया शहर कौन सा है, पहला खोजा गया शहर कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, ठीक है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण स्थल किस नदी के किनारे हैं, जैसे कि आपसे पूछे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो, तो आपका आंसर रहेगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। अगला धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है, धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी। अगला राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है, राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। अगला चनहूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, चनहूदड़ो किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। अगला स्थल सूरकोटदा किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। अगला कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है, रंगपुर तो मादर नदी के किनारे, ठीक है, मादर। अगला बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है, बनवाली तो यह रंगोई। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे जो कि प्रमुख नदियों के किनारे स्थित है। ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आज का हमारा दिल्ली पुलिस रिवीजन का, निम्नलिखित में से सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी सूची में किस वर्ष शामिल किया? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2001। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में
कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी बेहतर बनाएं। जय हिंद।